Hello students, welcome to class 9 history session of lesson first the French Revolution part 3। सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वक्त हम लोग हिस्ट्री सेशन में चल रहे हैं पार्ट 3 जो कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स वो है रोल ऑफ फिलोसफर्स। हमने आपसे कहा था कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं टॉपिक चल रहा था उसका उस समय फिलोसफर्स के आइडियाज़ पे जो इन रिच क्लास थे, मतलब कि जो थर्ड स्टेट के बिलोंगिंग थे, रिच क्लासेस, ठीक है। फ्रांस में 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें जो रिच मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लॉयर्स थे, वो अपने एजुकेशन के दम पे आगे बढ़े और उन्होंने जो है एक ऐसी पॉलिसीज़ को माना कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को जो प्रिविलेजेस दी गई है वो ख़त्म हो, ठीक है। दे envisaged and wants to end the privileges given to the first and second state। उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया और ये कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज को जो मिलता है प्रिविलेजेस बाय बर्थ वो ख़त्म हो। उनको ये आइडियाज़ एजुकेशन के थ्रू मिला था। हमने आपको बताया था इन्होंने जब अपने आप को संपन्न किया और एजुकेटेड किया, पैसे से मजबूत हो गए, तब जाके इन्होंने अपने आपको एजुकेट भी करना शुरू किया उसी बीच में। और एजुकेटेड सोसाइटी में जब ये बने तब इन्होंने देखा कि इनकी राइट्स वगैरह क्या है। तो उन्होंने आखिर किस फिलोसफर्स के आइडियाज़ को अपना राइट बनाया जिससे कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई, आइए जानते हैं। हमने बताया था जॉन लॉक की एक बुक थी, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है GOVT, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें से रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन of divine and absolute right। जॉन लॉक ने एक संधि, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट यानी एक संधि सरकार की तय की थी। उस संधि के तहत उसने रिफ्यूज किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है क्या? इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन में इन्होंने बताया कि जो पहले के समय में लोग राजा को मानते थे कि राजा का जो पद है एक ईश्वर के बराबर है। राजा यानी कि पालनकर्ता जो प्रजा को पालता है, तो वो इसको ईश्वर के तुलनात्मक रखा गया और उसके शब्दों को ईश्वर का आदेश माना गया कि वो अगर प्रजा के बारे में सोच रहा, कुछ निर्णय ले रहा था, कुछ अच्छा सोचेगा। पहले लोग कहते थे जो पाल रहा है, पालन करता है भगवान विष्णु हरि, या अलग अलग रिलीजन्स में अगर मुस्लिम देखे तो अल्लाह मियाँ, या क्रिश्चियंस में देखो तो लॉर्ड जीसस, तो ग्रंथ साहिब में देखो तो गुरु नानक, पीर पैगंबर। तो ये सारे मतलब पीर पैगंबर किसी और में आते हैं। तो ये उनका मानना था कि जो राजा है उसका आदेश ईश्वर के आदेश के बराबर है, और जो राजा अगर हमें प्रजा पालन कर रहा है तो वो ईश्वर के समान, ईश्वर के तुलनात्मक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन था एक तरह से कि राजा को लोगों ने ईश्वर से तुलना करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। जॉन लॉक ने कहा ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि जो उसने किताब लिखी सरकार की संधि, ट्रीटीज मतलब होता है संधि, सरकार की संधि, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डॉक्ट्रिन डिवाइन नहीं है,
ठीक है, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन डिवाइन को मानने से इनकार किया और एब्सोल्यूट राइट कि राजा पूरी तरह से ईश्वर है तो क्या कोई गलती नहीं कर सकता। अगर उसको ईश्वर की तुलनात्मक दे देंगे तो एक समय आएगा कि राजा धीरे धीरे प्रजा के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचने लगेगा, अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा, और जब वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा तो वो डिसीजंस गलत लेगा, उसके डिसीजंस करप्ट हो सकते हैं। सो he said that all powers and decisions are not limited to the king। उसका मानना था सारी की सारी ताकत, सारे के सारे निर्णय राजा तक सीमित नहीं होने चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा जो ताकत है सत्ता का और निर्णय राजा ले जरूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन डिवाइन के तहत उसको ये निर्णय देने का अधिकार मिल गया था। लोग उसको राजा को अपने ईश्वर मानने लगे थे, तो उसने कहा कि सारी सारी ताकत और सत्ता जो है निर्णय लेने के लिए राजा के सीमित नहीं होना चाहिए। क्यों? तो अगर राजा अच्छा है तो प्रजा के लिए अच्छा सोच सकता है, लेकिन राजा अगर बुरा हो तो फिर वो अपना फायदा सोचने लगता है। जिस तरह से लुईस 16 ने किया जब उसने देखा उसकी ट्रेजरी खाली होने लगी तो उसने टैक्सेस वगैरह बढ़ाने के लिए सोचा, जिससे उसने प्रजा को तो देखा नहीं, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को उसने प्रिविलेजेस दे रखे थे, जबकि थर्ड स्टेट के लोग भूखे मर रहे थे। तो इस चीज़ को उसने रिफ्यूज़ किया था। तो उस समय लोगों ने ये कहा कि ये जो जॉन लॉक फिलोसफर्स हैं इनके आइडियाज़ को उस थर्ड स्टेट के जो हाई क्लास के लोग हैं मान के चलते थे। फिर दूसरे जो फिलोसफर थे जिसको वो लोग लेके चल रहे थे वो कौन थे? जीन जैक्स रोसियो। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा था। ये दूसरे फिलोसफर थे जीन जैक्स रोसियो। इन्होंने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने अपने थीम के बारे में बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने इक्वल वोटिंग राइट को बढ़ाया था। इक्वल वोटिंग राइट। He said each individual have voting right. He said that each individual have voting right. He opposed voting manner voting manner of one state he demanded he is in
फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यस, जीन जैकेट रस्सियो, इनकी जो बुक थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, लोगों से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट। इक्वल वोटिंग राइट, इनका मानना था कि हर इंसान को वोटिंग करने यानी मतदान करने का अधिकार मिले समानता से, यानी कि हर कोई वोट डाल सके। She said that each individual have voting right, यानी कि हर एक का खुद का मतदान होना चाहिए, यानी खुद के मतदान का अधिकार होना चाहिए, हर इंसान अपना वोट खुद दे। He opposed voting manner of one state। अब हम बात करेंगे वन स्टेट है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीन स्टेट थे। तो इन लोग की जब स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग जब होती थी, जो लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टाइम हुई थी नियर अबाउट डेट था कुछ, तो इनकी जो मीटिंग होती थी स्टेट जनरल्स की, उसमें होता क्या था, एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव आते थे, दूसरे स्टेट से दूसरे रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे स्टेट से तीसरे रिप्रेजेंटेटिव, और हर स्टेट से एक वोट माना जाता था। यानी कि इनके जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद होते थे, उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव वोट आता था। एक ग्रुप की तरफ से सिर्फ एक वोट आएगा, दूसरे ग्रुप से दूसरा वोट आएगा, तीसरे ग्रुप की तरफ से तीसरा वोट आएगा। अब देखिए 300 की संख्या में तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट होते थे, और 600 की संख्या में तो ये हमारे थर्ड स्टेट के लोग होते थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव। और तीनों स्टेट से अगर एक एक वोट आता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की ग्रुप्स मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वोट आता है। तो अगर संसद में कोई चीज़ पास होती थी तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का अगर फ़ायदा उसमें होता था, वो लोग हामी भर देते थे, तो 2/3 से संसद में वो बिल पास हो जाता था, जिससे कि थर्ड स्टेट्स को झेलना पड़ता था। राजा किसी फरमान जारी करता तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट पे तो थोपा तो जाता नहीं था, ज़्यादातर थर्ड स्टेट पे थोपा जाता था, तो वो फरमान जारी हो जाता था। तो राजा भी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट की जनरल मीटिंग बुलाते थे, तो इस तरह से काम होता था। तो ये जो थे जीन जैकेट रस्सियो, इनकी जो विचारधारा थी, जो लोगों ने इनकी विचारधारा पढ़ी, तो उसमें यह था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इक्वल वोटिंग राइट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि मतलब कि सबको समान अधिकार मिले मतदान का। ही सेड दैट ईच इंडिविजुअल हैव वोटिंग राइट, हर एक का अपना एक मतदान होना चाहिए अधिकार का। ही अपोज वोटिंग मैनर ऑफ वन स्टेट, और इनके अनुसार ये जो एक स्टेट का जो वोटिंग मैनर था, ठीक है, वो सही नहीं था। ही इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये मानते थे कि उस समय जो सोशल फिलोसफर जितने भी थे तो अलग अलग थे, तो उसमें ये भी थे, तो ये मानते थे कि एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, एक राजा का शाही नहीं होना चाहिए, मोनार्क नहीं होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए। नाउ मॉन्टेस्क्यू, तीसरे जो फिलोसफर थे उनका रोल क्या था। मॉन्टेस्क्यू, इनकी जो धारणा थी स्पिरिट ऑफ लॉज, इनका विचार इस पे था, इस कॉन्सेप्ट पे, जिसके तहत इनका मानना था डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, यानी ताकत जो है प्रॉपरली बटी होनी चाहिए। किसमें? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इनका ये मानना था
कि जो इनका ये मानना था कि जो डिवीज़न है पावर की वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में बटी होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव यानी कि जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं, संसद आता है, जहाँ पे लोग कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेट करता है उस कानून को जो कि बने होते उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। और जुडिशरी इन दोनों को ये चेक करता है कि जो कानून बना है वो सही बना है और क्या उसका ठीक से पालन हो रहा है। जुडिशरी का काम है चेक करना। अगर वो कोई कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट देता है, पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो इनके हिसाब से माना था कि जो ताकत है, जो पावर है सत्ता की, वो सिर्फ राजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो 3 भाग में बंटना। ये नहीं राजा ही कानून बनाए, राजा ही उसका पालन करवाए जोर लगा करके, और राजा ही निर्णय ले कि क्या सजा देना है। ऐसे तो यानी कि राजा कोई इस कानून के तहत गलती करेगा तो राजा अपने पे वो ना पालन करेगा, ना प्रॉपरली वो अपने पे गलती करने पे अपने आप को सजा देगा। तो ये होना चाहिए डिवीज़न ऑफ पावर। अगर राजा अपने कुछ ताकत को बांट दे और अपना अपना डिपार्टमेंट बना दे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जिससे कि ये लोगों को स्वतंत्र तौर पे दे दे, यानी फ्रीडम दे दे कि लेजिस्लेटिव जो हैं हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कानून बनाएं, एग्जीक्यूटिव कुछ ऑफिसर्स ऐसे हों जो उनका पालन करवाएं, और जुडिशरी उसको चेक करे। अगर यही कानून राजा पे भी आता है तो राजा को भी सजा के दायरे में रखा जाए। तो उसका ये माना था डिवीज़न ऑफ पावर। इन सभी फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ थे, जिसमें हम बात करते हैं जॉन लॉक के और जीन जैकस रोusseau के और मॉन्टेस्क्यू के, इन सभी के जो ये आइडियाज़ थे, विचार वगैरह थे, वो सब लोगों तक पहुंचने लगे। ठीक है, सलून हुआ, जैसे पब्लिक मीटिंग्स होती, किसी ने नया चीज़ बताया, नई चीज़ें, तो उनकी विचारधाराएं जो हैं जहाँ पे लोग गैदर होते हैं वहाँ पे डिस्कस की जाते हैं। तो ये जब थर्ड स्टेट के लोगों ने इस चीज़ की बातें की थी, इनके आइडियाज़ दिए थे, तो पब्लिक गैदरिंग जहाँ होती थी, सलून हुआ, कॉफ़ी हाउसेस हुए, या नॉर्मल कहीं पे गैदरिंग हुई, पब्लिक मीटिंग्स हुई है, वहाँ पे इन सब के विचारधाराओं को लोगों ने जानने की कोशिश की, डिस्कशंस होने लगे, इस पे बातें होने लगी, लोग इससे यानी कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से इससे सहमत होने लगे। उसी समय लोगों को पता भी चला कि लुई 16 जो हैं, जिस समय सब लोगों की विचारधाराएं डिस्कस की जाए उस समय उनको पता चला लुई 16 जो हैं प्लान्ड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस टू मीट his expenditure to meet his expenditure, plan to impose new taxes to meet his expenditure on people, यानी कि लुई 16 जो है, और पीपल कौन थे एक तरह से, जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट के लोग होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो कुछ देना ही नहीं पड़ता था। लुई 16 जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे, मतलब जिस समय फिलोसफर्स, दर्शन शास्त्री फिलोसफर्स, यानी जो दूरदर्शिता वाले फिलोसफर्स ये सब होते हैं, इन्होंने इनकी जब विचारधाराएं लोगों तक पहुंची और लोगों में डिस्कस होने लगी, जो थर्ड स्टेट के एग्जीक्यूटिव, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उनके बीच में इनकी विचारधाराएं जब डिस्कशन होने लगा, उसी समय उनको पता चला लुई 16 जो हैं प्लान कर रहे हैं नए टैक्सेस को लगाने के लिए, इम्पोज करने के लिए। किस पे इम्पोज मतलब होता है कर लगाना, इम्पोज मतलब कर लगाना, न्यू टैक्सेस नए कर को, यानी जितने कर पहले लगे थे, एक तो प्राइस राइज हुआ था, लोग स्टार्व कर रहे थे, भूखे थे, उनको रोजी नहीं मिल रही थी, उसके अलावा अब नए कर लगने वाले थे। क्यों? कि गवर्नमेंट को अपना, यानी राजा को अपने खर्चों को बराबर करना था, यानी रख रखाव का, राजमहल का खर्च, सेना का खर्च को बराबर करने के लिए लोगों पे नए कर लगाने वाले थे। जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, लोग उसका विरोध करने लगे।
उसी समय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट किया। द रिजल्ट was that they protest, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिए। किसने? लोगों ने। रिजल्ट वॉज दैट दे प्रोटेस्ट। दे यहाँ पे कौन है? लोग, जनसमूह ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और उनका कारण भी था प्रोटेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो कि एक कंट्री है जिसने अपने मित्र राष्ट्र अमेरिका को आज़ादी दिलाई, 13 कॉलोनी जहाँ पे इंडिपेंडेंट हुए, वहाँ पे एक ऐसी सरकार बनी जो डेमोक्रेटिक थी, एक मॉडल पेश किया। और फ्रांस में लोग उलट उसके राजा के शासन में थे और स्थिति बुरी थी, राजा उनके लिए कुछ नहीं कर रहा था, ऊपर से टैक्स बढ़ा रहा था, रोजगार नहीं थे। तो लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जहाँ पे एक अमेरिका, जहाँ पे एक मॉडल बन चुका था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, यहाँ पे फ्रांस उस स्थिति में तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे शाही कानून लगते चले जा रहे थे, कर लगते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? विरोध करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, पर विरोध करने का भी उन्होंने एक तरीका ढूंढा। ये हम आपको भी बताएंगे। ये तो हमने आपको बताया कि जब लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग की थर्ड स्टेट के लोगों ने, और थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, ये एक चीज़ और डिस्कस कर दें कि फ्रांस में एक जो ये जनरल असेंबली मीटिंग होती थी वो किस तरह से होती थी? जो स्टेट लेवल की मीटिंग होती थी, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में लोग आते, थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो रिचर क्लास हो, प्रॉस्परस क्लास हो, एजुकेटेड हो। उसमें भी वही लोग असेंबली में शामिल होंगे, असेंबली अटेंड करेंगे। यानी कि औरतों को तो मना ही थी, सिर्फ आदमी को। आदमी में भी कुछ कंडीशंस थी, और वो कंडीशंस ये भी थी कि जो लोग संपत्तिशाली हैं, जो यानी कि 3 दिन का किसी मजदूरी का 3 दिन मजदूरी के बराबर का कर अगर अदा करते हैं तो वही लोग उस असेंबली को अटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो लोग 3 डेज वेजेस के बराबर महीने का कर अदा करने के सक्षम हैं, वही लोगों को संपन्न समझा जाता था, वही लोग केवल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी थे वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से थर्ड स्टेट के लोगों का मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो इस तरीके से लोगों ने अपने आप को क्या कहते हैं, जब देखा कि राजा इस तरह शासन कर रहे हैं तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब हम आपको ले चलते हैं किस पे? आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि मतलब कि रेवोल्यूशन किस तरह से फूटा लोगों का, मतलब वो क्रांति। अब हम वापस आएंगे उस फ्लैशबैक पे जो हमने 14 जुलाई 1789 बैसिल जेल की शुरू की थी, राइट? हमने उस समय शुरू किया था। हम वापस अभी उस पे आएंगे। अभी आउटब्रेक आपको दिखाते हैं, बस मई से शुरू हुआ है। आउटब्रेक में हम आपको दिखाएंगे 5 मई को क्या हुआ था। उसके बाद मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई में फिर बैसिल पे हमला हुआ है, राइट? चलिए चलते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पे। नाउ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि अब हम उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जहां पे क्रांति फूटी लोगों की, लोग जो उग्र हो गए। अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं इस डेट पे, 5 मई 1789। जी हाँ। अब आपको बता दें कि यहाँ से होता क्या है घटना, तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि जिस तरह से लोगों को पता चला कि राजा एक नया टैक्स प्लान कर रहा है, मीन्स लुई 16 के पास ट्रेजरी ख़त्म हो चुकी थी, उसको अपने खर्चे चाहिए थे। खर्च करने के लिए वो नए प्लान बना रहा था, नए कर को लागू करने के लिए। अब समस्या आती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी इनको प्लानिंग करना है या टैक्स इम्पोज करने हैं, वो ये अपने से, राजा के पास ताकत तो थी
लेकिन जब तक कि वो स्टेट जनरल्स की मीटिंग ना बुलाए, उनसे वो पास ना करवाए, तब तक वो कोई कर या कोई नया कानून पारित नहीं कर सकता। बस इतना लिमिट था राजा में कि उसको स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। इसलिए वो उस राजा को तानाशाह नहीं कहा जाता था, एक राजा ही कहा जाता था, मोनार्क कहा जाता था, पर इसको स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो इसके पहले इसके जो फोर फादर्स थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम जब मीटिंग बुलाई थी तो वो था सन 1614, यानी कि 1614। ठीक है, इस समय ये लास्ट मीटिंग हुई थी जिस समय सारे कानून उस संसद में बने थे। उसके बाद उनके कई लोग आए, फिर लुई 16 आए। लुई 16 जब 5 मई को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इनका इस मीटिंग में था क्या काम? 5 मई को इन्होंने जब मीटिंग बुलाई 1789, तो टोटल कुल मिला के ये प्लान कर रहे थे, प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। चलिए ठीक है, प्लान करना बुरा नहीं है, अभी तो संसद में पास तो हुआ नहीं, तो उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। और ये मीटिंग हुई थी वर्सलिस में, इन वर्सलिस के एक स्प्लेंडेड, यहाँ यूँ कहिए एक बहुत ही लार्ज हॉल में हुआ गैदरिंग हुई थी इनकी। उसको डेकोरेट करके सजाया गया, पूरे साज सज्जा के साथ उसको सजाया गया, उसको डेकोरेट किया गया उस मीटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट जनरल्स की मीटिंग थी जहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को इकट्ठा होना था। स्टेट जनरल मीटिंग, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को इकट्ठा होना था। तो राजा ने प्लान किया कि हमें कुछ नए टैक्सेस लगाने हैं, और वो बिना स्टेट जनरल्स की मीटिंग को बुलाए वो टैक्सेस लगा नहीं सकता था। तो वर्सलिस को सजाया गया, उसके एक लार्ज हॉल को सजाया गया, डेकोरेट किया गया, जहाँ पे स्टेट जनरल्स के लोगों को इकट्ठा किया गया स्टेट जनरल मीटिंग के लिए, जहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाया गया। अब इसमें क्या था, इन्होंने प्रपोजल रखा न्यू टैक्सेस का। किसने? राजा ने। प्रपोजल गिवन बाय given for न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस के लिए प्रपोजल रखे गए। अब इस प्रपोजल को लोगों ने कहा कि लोगों को ये चीज़ सही नहीं लग रहा था कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का जो पुराना वोटिंग मैनर है, यानी कि एक स्टेट एक वोट को रिप्रेजेंट करे, तो इस तरह से 3 स्टेट थे, तो 2/3 वोट जिसके पक्ष में जाते थे वो बिल पास हो जाता था संसद से। अब थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पढ़े लिखे थे, संपन्न लोग थे, जो अक्सर कर अदा करते थे। तो उनका ये मानना था कि हम संख्या में 600 लोग हैं और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग 300 हैं। ठीक है, उनके पास जो ये 600 क्या कहते हैं थर्ड स्टेट के लोग थे, ये हर एक रिप्रेजेंटेटिव से अपने अपने लोगों के, जिनके पास 40,000 पेटिशन थी, लेटर्स के फॉर्म में 40,000 आग्रह की चिट्ठी थी, रिक्वेस्ट लेटर्स थे, किसके? पीजेंट्स और फार्मर्स के, जिनको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी उन चिट्ठियों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, 600 लोग जो थे, कि ये कर जो लगने वाला, ये कर ना लगे, हम लोग के बारे में सोचा जाए। कुछ ऐसी चीज़ें उस लेटर्स में थी। तो ये 600 लोग जो थे उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग राइट होती है
तो जो रोसिक्यू का जो इनका जीन जैक रोसिक्यू ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि लोगों का वोटिंग मैनर 1 पर्सन हैव 1 वोट होना चाहिए, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हम 600 की संख्या में, आप 300 संख्या में हैं, ठीक है, आप एक नया कर इम्पोज करना चाहते हैं, चलिए हम मानते हैं, बट एटलीस्ट वोटिंग मैनर तो आप बदल दीजिए। ये जो आपने किया है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को लेकर के, इस तरह से जो आप अलग अलग स्टेट के एक वोट को लेते हैं, तो उस वोटिंग मैनर को बदल करके हर एक 1 पर्सन 1 वोट कर दीजिए, तो जिससे 600 से 1200 लोगों का वोट आप करवाइए, उसमें जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा आएगी उस चीज़ को हम तब मान लेंगे। इस प्रपोजल को इन लोगों ने रखा, बट किंग हैड रिफ्यूज, मगर राजा ने, किंग हैड रिफ्यूज 1 man 1 वोट राइट। उन्होंने एक आदमी का एक अधिकार का जो वोट था उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो जो असेंबली में लोग गैदर हुए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव, वो गुस्सा आ गए, वो वॉकआउट कर गए उस हॉल से। उन्होंने कहा कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, अदरवाइज हम इस तरह से असेंबलीज में भागीदारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि आप जो भी चाहें वो करें और क्या कहते हैं, हम सब शांत बैठे रहें। हमारे पास 40,000 पिटीशन से हर कम्युनिटी के लोगों के कि वो अपनी बातें रखना चाहते राजा के पास, लेकिन राजा जो हैं वो 2/3 मत पर चल रहे हैं, ठीक है, और अगर 2/3 मत जो है पड़ गया राजा के पक्ष में तो उसी चीज़ को पास कर दिया जाएगा। तो हम तो तैयार हैं कि अब वोटिंग राइट जो है आप थोड़ा सा बदल दीजिए, 1 man 1 वोट के हिसाब से चलिए कि ईच पर्सन हैव अ इंडिविजुअल वोटिंग राइट। 600 हम लोग हैं, 300 अलग अलग फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग हैं, तो कुल मिला के 1200 लोग हैं। तो 1200 लोगों को वोटिंग करा के देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा आपके पक्ष में, हम उसको मान लेंगे। बट इस चीज़ को राजा ने मना कर दिया। जब राजा ने इस चीज़ को मना कर दिया, लोग उग्र होकर के वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट करके उन्होंने उस असेंबली को भंग मान लिया कि, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया जब तक कि हम लोग क्या कहते हैं, उन लोगों ने फिर जब यहाँ से वॉकआउट किए, वो लोग बाहर गए और अपनी आवाज़ उठाने लगे। इस आवाज़ को उठाते हुए उन लोगों ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया, और वो लोग इकट्ठा हुए एक वर्सलिस के ही इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि जब तक एक नया कानून, नया संविधान नहीं बन जाएगा जो इस शाही शासन पे लगाम कसे, तब तक हम लोग डिस्पर्स, यानी कि हम सब लोग नहीं बटेंगे, एकजुट होकर के इसके खिलाफ रहेंगे। तो कुछ लोगों को रख दिया गया कि एक नया कानून बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए कि एक नया संविधान बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये देखिए, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बताया था हमने कि लोग जो हैं उस समय जब जो मीटिंग स्टेट जनरल की राजा ने बुलाई थी इम्पोज करने के लिए टैक्सेस, तो लोगों ने उसका विरोध किया और वॉकआउट कर गए। वो लोग फिर वर्सलिस शहर में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वो तारीख थी 2 जून 1789, ठीक है, 2 जून 1789 की वो तारीख थी। 1789 को, अभी देखिए 5 मई से सीधे इस पर आए हैं हम। सेकेंड जून, यानी कि मई के बाद सीधे जून। पहले 5 मई को उसने बुलाया था, लोग विरोध प्रदर्शन करते गए। फिर 2 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, और उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि उन्होंने एक फॉर्म बनाया, किसका, नेशनल असेंबली का। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने? कुछ थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो जिसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, राइट। इसी में 2 मेंबर्स और शामिल थे। मेरा भी वो थे जो नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, और वो भी इस प्रिविलेज, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो प्रिविलेजेस थे उसको ख़त्म करना चाहते थे, वो भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा जोरदार स्पीच दिया, और
एबेसियो जो थे वो प्रिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो भी प्रिविलेजेस को खत्म करना चाहते जो फर्स्ट सेकंड स्टेट, यानी कि एबेसियो तरह से कहा जाए ये पहले कम्युनिटी के आते हैं और मेरा व्यू सेकंड कम्युनिटी यानी कि ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे, लेकिन ये दोनों इस प्रिविलेजेस के खिलाफ थे, तो ये लोग इस स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने एक अच्छा सा स्पीच दिया इंडोर टेनिस कोर्ट में 2 जून 1789 को, और वहाँ पे इन्होंने श्योर किया, पहले वचन लिया एक दूसरे से कि ये लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक नया ना बन जाए, यानी कि फ्रांस अब एक नए नक्शे पे चल रहा था, एक नया तकदीर बदल रहा था अपना, फ्रांस खुद से अपनी तकदीर बदलने वाला था। वहाँ के लोग विरोध जब किए तो 2 जून 1789 को इन्होंने इकट्ठे हुए नेशनल असेंबली, इन्होंने अपने आप को घोषित किया इंडोर टेनिस कोर्ट में और कहा कि ये लोग तब तक नहीं हटेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक कि एक नया संविधान फ्रांस के लिए बन ना जाए। और इन दोनों ने स्पीच दिया, उन्होंने अपने स्पीच दिया इसी पे ही, और एबेसियो ने एक पैम्पलेट लिखा, लेख लिखा कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये तीसरा स्टेट है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया। इन्होंने एक थर्ड स्टेट के बारे में लेख लिखा, इसकी इंपॉर्टेंस को बताया। उसी समय उसी दौरान एक ये पता चला कि क्या कहते हैं, उसकी के बाद आने वाले सीजन में ही नियर अबाउट उसकी डेट थी मतलब कि जिस समय ये चीज़ कार्रवाई वगैरह चल रही थी 1789 को, तो इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिजी हो गए, ठीक है, और संविधान बनने लगा। तो नेशनल असेंबली वॉज बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली was busy in drafting new constitution। ये सारी चीज़ें होने के बाद नेशनल असेंबली व्यस्त हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उसी के बाद एक ठंड आया जिसमें हार्वेस्ट सीजन खराब हो गया था, ठंड पड़ने की वजह से ज़्यादा बेकार क्या हुआ कि फसल खराब हो गई, जिस समय ब्रेड के दाम बढ़ गए। जब ब्रेड के दाम बढ़ गए, चीज़ों के दाम बढ़ गए, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं रहा, यानी द प्राइस ऑफ द ब्रेड गट राइजेस। और जो वुमेन्स वगैरह थी वो बेकरीज के आगे कतार में खड़ी थी। लोगों ने, जो बड़े बड़े मालिक थे बेकरीज के, उन्होंने इस ब्रेड्स वगैरह को होर्डिंग करना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे कि ऊंचे दाम में उसको बेच सके। इस चीज़ से जो पब्लिक थी वो स्टॉर्म आउट हो गई, मतलब गुस्सा आ गई, और वुमेन्स लोगों ने बेकरीज पे हमला कर दिया, बेकरीज वगैरह पे हमला कर दिया। और 14 जुलाई को क्या हुआ, 1789 को सुबह, उसी समय जब राजा ने देखा कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, तो राजा ने अपने ट्रूप्स को पेरिस के अंदर कूच करने का आदेश दे दिया। अब किस कारण से पता नहीं, लेकिन लोगों में एक रूमर फैल गया कि राजा ने लोगों पर ओपन फायर करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से लोग उग्र हो गए और लोगों ने बैस्टिल जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ के आर्मामेंट्स और क्या कहते हैं, वहाँ के एम्युनिशंस और गोला बारूद को इकट्ठा किया और लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। और इस तरह से जाकर के फिर जब राजा ने देखा कि लोग इतने ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, तब नेशनल असेंबली के कहने पे राजा तैयार हो गए, राजा फिर तैयार हो गए। फिर 4 अगस्त, ये 4 अगस्त की बात है, 4 अगस्त को किंग अग्रीड, किंग जो थे अग्री हो गए विथ प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के प्रपोजल से वो सहमत हो गए और उन्होंने
किया क्या, नेशनल असेंबली के प्रपोजल से सहमत हो गए और उन्होंने ये चीज़ मान लिया। उसी तरह फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट लोगों ने भी इस सहमति से हो गया कि ठीक है, एक इंसान का एक वोट होना चाहिए, और इनके प्रपोजल्स को मान करके उन्होंने अग्रीमेंट दे दिया। और इस तरह से ये जो नेशनल असेंबली का नया गठन हुआ और जो ड्राफ्ट यानी कि नया संविधान बना, जिसमें जो कानून बनाए गए थे, राजा ने फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों ने माना, और ये प्रिविलेजेस जो था बाय बर्थ, जो उनको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ प्रिविलेज दिया गया था कुछ चीज़ों का, उसको ख़त्म कर दिया गया। जब राष्ट्र का नया संविधान बना, नए लोग आए, नए गवर्नमेंट बनी, तो उसके तहत उन्होंने 2 बिलियन यानी 2 बिलियन लिवरेज की जो एसेट थी, उसको जो राजा के पास फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के पास जो पड़ी हुई थी, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। 2 बिलियन की लिवरेज की संपत्ति को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे कि लोगों में वो बांटा जा सके, और एक नया फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। अब हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे इसके बाद क्या हुआ। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, ठीक है। यहाँ तक आपका ये पार्ट 3 ओवर हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।